और दमदार खबरों की शुरुआत सूबे में कोरोना मामलों के अपडेट के साथ। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों की कुल संख्या शुक्रवार को 3,145 पहुंच गई। प्रमुख सचिव चिकित्सा और स्वास्थ्य सचिव मोहन प्रसाद ने बताया कि प्रदेश में इस वक्त 1,821 एक्टिव केस हैं। अब तक 1,261 लोग पूरी तरह ठीक होकर घर लौट चुके हैं। संक्रमण से 63 लोगों की मौत हो चुकी है। प्रसाद ने बताया कि प्रदेश के 68 जिलों में संक्रमण के 3,145 मामले आए हैं। 9 जिलों में फिलहाल किसी पॉजिटिव केस का इलाज नहीं चल रहा है। समय जो एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस हैं उनकी संख्या 1,821 1821। कुल अभी तक जो लोग पूरी तरह उपचारित होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं उनकी संख्या 1,261 1261। कुल अभी तक संक्रमण के 3,145 3145 प्रकरण सामने आए हैं जो 68 जिलों से मिले हैं। इनमें से 68 जिलों में से 9 जनपदों में इस समय कोई भी एक्टिव इन्फेक्शन नहीं है। कुल 63 डेथ्स इसमें हुई हैं। इस बीच एक खबर फिरोजाबाद से आ रही है जहां पर कोरोना के 4 नए मरीज मिले हैं। इसके साथ ही जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 174 पहुंच गई है। आज एक कोरोना मरीज की मौत भी यहां हो गई है। फिरोजाबाद में अब तक 4 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। 7 मरीजों को इलाज के लिए आगरा लखनऊ रेफर भी किया गया है। तो 4 नए मरीज फिरोजाबाद में। अरविंद शर्मा जुड़ गए हमारे संवाददाता मेरे साथ। अरविंद, अब 4 नए मामले, 175 की तादाद, यानी यहां पर अभी भी कंट्रोल में नहीं है कोरोना? नहीं, देखिए अजय, बिल्कुल कंट्रोल में नहीं है। रोज ऐसा शायद ही कोई दिन जाता हो, मतलब दिन जाता नहीं जिस दिन मरीज न मिलते हो। धीमे धीमे करके ये 174 हो गए और मौतों का भी आंकड़ा यहाँ बढ़ता जा रहा है। 4 मौतें हो गई हैं। हालांकि आज की जो मौत है वो सैफई में हुई थी, लेकिन क्योंकि व्यक्ति फिरोजाबाद का रहने वाला है तो 4 मौतें हो गई हैं। 174 आंकड़ा हुआ है। कुछ मरीजों की सेहत में सुधार भी हो रहा है। जैसे आज 17 मरीजों की सेहत में सुधार हुआ है तो 77 मरीज ऐसे हैं जो ठीक हो चुके हैं। तो कुल मिलाकर के 86 केस अभी ऐसे जो एक्टिव हैं। तो लगातार आंकड़ा ये बढ़ता जा रहा है और शुरुआत में जो लापरवाही हुई उनका खामियाजा अभी तक फिरोजाबाद के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। जमातियों को प्रॉपर तरीके से शुरुआत में न खोज पाना और जो पारस हॉस्पिटल के जो पेशेंट थे उनको जल्दी से न खोज पाना, तब तक ये संक्रमण बढ़ गया और अब बाद में जाकर प्रशासन एक्टिव हुआ, तब तक काफी संख्या में लोग पॉजिटिव हो गए। जी हाँ, तो जो शुरुआत में खामियां रही, जमातियों ने कोरोना को फैलाया और फिर अस्पताल के जरिए भी फैला, इसका अब नुकसान फिरोजाबाद में भी दिख रहा है और पास के ही आगरा में भी दिख रहा है। दोनों ही जगहों पर अब मौत की शक्ल में नतीजे सामने आ रहे हैं। मौतों का सिलसिला बढ़ रहा है और मरीजों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। और इसी से सवाल यह भी है कि क्या कोरोना काबू में है या होने वाला है आगे कोरोना का विस्फोट? रात 8 बजे आज समझिए इस पूरी गुत्थी को महाबहस में। और मेरठ से देखिए क्या खबर आ रही है। भाजपा महानगर अध्यक्ष के पीएसओ की कोरोना की वजह से मौत हो गई है। 25 साल के विभांशु की दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में मौत से हड़कंप मच गया। कुछ ही दिन पहले विभांशु के पिता की भी कोरोना से मौत हो चुकी थी। एक ही परिवार में कोरोना से 2 मौतों ने सबको झकझोर दिया है। पहले पिता और अब पुत्र की मौत से हड़कंप मच गया है। विभांशु की माता और विभांशु के भाई भी कोरोना से संक्रमित हैं। क्या है वो 10 हो जाएगी। कौन व्यक्ति थे, कहाँ के रहने वाले थे? ये यहीं के रहने वाले थे, देवपुरी के साबुन गोदाम इलाके के। इनका नाम विभांशु शर्मा बताया गया। तो इनके पिता की डेथ भी हो चुकी कोरोना? इनके पिता की भी डेथ हो चुकी है कोरोना से। और कौन कौन इनके परिवार से एडमिट? इनकी भाई एडमिट है, मदर एडमिट है। तो कोरोना में अभी कोरोना को लेकर के लॉकडाउन में या किसी भी तरह की अभी छूट का वक्त आ गया है या और कड़ाई से पालन करने की जरूरत है? देखिए महाबहस में रात 8 बजे एक बड़ी बहस
मगर अन्य राज्यों से फंसे प्रवासी मजदूरों को यूपी जो लाने का अभियान है वो भी इस दौरान जारी है। इस फहरिस्त में आज भी हरदोई, कानपुर और फतेहपुर समेत कई जिलों में 10,000 से ज्यादा प्रवासी पहुंचे हैं। आपको आज पहुंचे श्रमिकों के जिलेवार आंकड़े बताते हैं। जालंधर से फैजाबाद पहुंचे हैं 1,188 मजदूर, महाराष्ट्र से 1,281 लोग उन्नाव पहुंचे हैं, बड़ोदरा से जौनपुर पहुंचे 1,257, सूरत से डीडीयू जंक्शन 1,200, अमृतसर से गोंडा 1,200, जामनगर से गाजीपुर 1,235, बीरमगाम से रायबरेली 1,235, गुजरात से फर्रुखाबाद 1,200 और सूरत से प्रतापगढ़ 1,284 श्रमिक आज स्टेशन पहुंचे। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, आंकड़े कहां से कितने पहुंचे हैं श्रमिक जिनको लाया जा रहा है। लगातार ट्रेनों से लाने का सिलसिला जारी है और सभी में 1200 या उससे कुछ ज्यादा मजदूर तमाम जगहों से पहुंचे हैं, चाहे वो बीरगाम से रायबरेली, गुजरात से फर्रुखाबाद लाए गए हों, सूरत से प्रतापगढ़, गुजरात से जालंधर से फैजाबाद, महाराष्ट्र से उन्नाव पहुंचाए गए हैं, बड़ोदरा से जौनपुर, सूरत से डीडीयू जंक्शन, अमृतसर से गोंडा, जामनगर से गाजीपुर। और अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने आज मीडिया से बात करते हुए अब तक यूपी लौट चुके मजदूरों के आंकड़े बताए और सीएम योगी की सभी प्रवासी मजदूरों से की गई अपील को भी साझा किया। सभी श्रमिकों, कामगारों के साथ सम्मानजनक व्यवहार किया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह कहा है कि जो भी श्रमिक और कामगार हैं उनकी सकुशल प्रदेश में वापसी के लिए उनको व्यवस्थित रूप से मेडिकल स्क्रीन करके फिर उनको अपने घर तक होम क्वारंटाइन में भेजने की व्यवस्था बहुत ही मजबूती से की जा रही है। और ऐसे में कहीं भी व्यक्ति यदि कहीं भी हमारे श्रमिक या कामगार साथी हैं तो पैदल ना चलें, और पैदल चलने से एक और बीमारी का खतरा भी है, सुरक्षा का भी खतरा है। और उन्होंने बार बार इस बात पर बल दिया है कि कोई भी श्रमिक पैदल न चले, कतई न चले। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अब तक 22 मार्च तक लॉकडाउन से पहले 50 से 60 हजार लोग प्रदेश में वापस आ चुके थे। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और वायनाड से सांसद राहुल गांधी ने आज पत्रकारों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की। इस दौरान राहुल गांधी ने पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि हमें मुद्दे को मानवीयता के आधार पर देखना होगा। अगर आप दिहाड़ी मजदूर हैं तो आपके पास घर वापस लौटने के अलावा कोई चारा नहीं है। इसके लिए केंद्र को राज्यों से बात करनी होगी। एक और सवाल के जवाब में राहुल गांधी ने कहा कि सरकार को इस मामले में शुरू से ही पारदर्शिता अपनानी चाहिए थी। ये समझना चाहिए था कि किन क्षेत्रों को खोला जाएगा और इसका मापदंड क्या होना चाहिए। स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज हैं, उनको आज मदद करनी है, कल नहीं, परसों नहीं, आज। क्योंकि अगर हमने आज नहीं मदद की तो जो जॉब लॉसेस हो रही हैं वो सुनामी बन जाएंगी। तो उसको हमें उनको कॉन्फिडेंस देना है, उनको प्रोटेक्ट करना है। तो पहले सवाल का जवाब यह है कि एक स्ट्रेटेजी निकालनी है, तरीका निकालना है, रास्ता निकालना है, और उसमें कांग्रेस पार्टी मदद करने के लिए तैयार है। क्योंकि हमारे भी स्टेट्स हैं, हमारे पास भी काफी लोग हैं जो इन चीजों को समझते हैं। अध्यक्ष मायावती भी आज मीडिया से मुखातिब हुई। मायावती ने औरंगाबाद रेल हादसे पर दुख जताया और कहा कि सरकार प्रवासी मजदूरों की मदद करे। इस दौरान कोरोना लॉकडाउन में इंतजामों के लिए मायावती ने योगी सरकार की तारीफ भी की। ये जो कोरोना वायरस की जो बीमारी है तो इसको खैर सरकार ने गंभीरता से लिया। इस मामले में हम सरकार के साथ हैं, लेकिन इनको लॉकडाउन का जो घोषणा करनी थी, इनको तो ये मालूम था कि ये बीमारी कई देशों में फैल चुकी है। इनको सतर्क हो जाना चाहिए था और इनको लॉकडाउन पूरे देश में डिक्लेयर करने से पहले, घोषणा करने से पहले तो केंद्र सरकार की ये जिम्मेवारी बनती थी कि 5-6 दिन का इनको समय देना चाहिए था।
कि हम आपको 1 हफ्ते का या 5-6 दिन का आपको हम समय दे रहे हैं, तो आप लोग व्यवस्थित हो जाएं। तो मैं समझती हूँ कि इनको कोई समय नहीं दिया लोगों को और तुरंत घोषणा कर दी और कुछ ही घंटों के अंदर ये लॉकडाउन इम्प्लीमेंट हो गया। और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है 69,000 शिक्षकों की भर्ती से जुड़ी हुई। 2019 की फाइनल आंसर की कल जारी हो जाएगी और आप इसको देख सकते हैं @reexam.upsdc.gov.in के जरिए आप रिजल्ट देख पाएंगे। 17 मई तक वेबसाइट पर रहेगी। फाइनल आंसर की भर्ती को लेकर लखनऊ बेंच ने दिया है आदेश। कोर्ट ने कट ऑफ तय करते हुए दिया था फैसला। कोर्ट ने कट ऑफ तय करते हुए 1 माह में सफल अभ्यर्थियों की नियुक्ति का भी आदेश दिया था। 6 जनवरी 2019 को अध्यापक भर्ती परीक्षा हुई थी। 11 जनवरी शाम 6 बजे तक अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन भेजी थी आपत्तियां। 8 जनवरी 2019 को चारों सीरीज की जारी की गई थी आंसर की। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी अनिल भूषण चतुर्वेदी ने दी है जानकारी। सर्वेश हमारे संवाददाता मेरे साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर और जानकारी के साथ। सर्वेश, तो अब आंसर की भी सामने होगा जल्दी? ये निश्चित तौर पर ये पूरी भर्ती विवादों में आ गई थी और इसमें कट ऑफ को लेकर विवाद था, जिसको लेकर तमाम परीक्षा में शामिल अभ्यर्थी इलाहाबाद हाईकोर्ट चले गए थे और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इसमें अभी फैसला दिया है 2-3 दिन पहले ही और इसमें साफ कर दिया कोर्ट ने ये तय कर दिया है कि कट ऑफ क्या होगा जनरल के लिए और ओबीसी के लिए और SC/ST के लिए। कट ऑफ तय होने के साथ ही साथ हाईकोर्ट ने ये कहा है कि 6 हफ्ते के अंदर इस मामले में अब कार्रवाई शुरू करके इसमें जो है भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाए और उसके बाद जल्द से जल्द नियुक्ति दी जाए। योगी सरकार ने भी कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया है और उसके आधार पर अब कार्रवाई शुरू की गई है। ये चूंकि परीक्षा जो है जनवरी 2019 में 6 जनवरी 2019 को अध्यापक भर्ती परीक्षा हुई थी। 69,000 शिक्षकों की भर्ती के लिए बेसिक में इन शिक्षकों की नियुक्ति की जानी है और इसमें 11 जनवरी को पहले ऑनलाइन आपत्ति 11 जनवरी तक मांगी गई थी। तो इस तरह से ये कह सकते हैं कि अब कोर्ट के आदेश के बाद राज्य सरकार इस मामले में तेजी लाई है और फाइनल आंसर की अब जारी हो गई है और जल्दी इसका रिजल्ट जारी किया जाएगा और नियुक्ति प्रक्रिया जो कोर्ट का आदेश है उसके अनुपालन में जल्द से जल्द अब अभ्यर्थियों को नौकरी मिलेगी। शिक्षकों की कमी भी पूरी होगी और तमाम जो अभ्यर्थी हैं जो नौकरी की बाट जो हो रहे थे उनको जल्दी नौकरी भी मिलेगी। जी, सीएम योगी ने भी आदेश दिया है कि जल्द से जल्द इस पूरी प्रक्रिया को पूरी की जाए। तो अब दिखाई दे रही है तेजी और अब बहुत जल्द नतीजे भी सामने होंगे। धन्यवाद सर्वेश आपका। हादसे हमेशा दुख देते हैं, मगर आज आपको हादसों की 2 ऐसी तस्वीरें दिखाएंगे जिसे देखकर आप भी कह उठेंगे कि भगवान ने ऐसा क्यों किया। पहली तस्वीर लखनऊ की है, जहां लॉकडाउन के दौरान लखनऊ में फंसे पति पत्नी अपने 2 मासूम बच्चों के साथ साइकिल से छत्तीसगढ़ के लिए निकले, लेकिन जैसे ही वो शहीद पथ पर पहुंचे पीछे से अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी और दोनों पति पत्नी की मौके पर मौत हो गई। दोनों मासूम बच्चे घायल हैं। दूसरी तस्वीर कौशाम्बी की है, जहां सड़क हादसे में 18 प्रवासी मजदूर जख्मी हो गए। सभी मजदूर क्वारंटीन सेंटर से अपने घर लौट रहे थे, तभी बेकाबू होकर उनकी गाड़ी पलट गई। पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से उन्हें अस्पताल तो भिजवाया, लेकिन हादसे में 6 प्रवासी मजदूरों की हालत गंभीर बताई जा रही है। और अब खबर बोर्ड की परीक्षा देने वाले छात्रों के लिए। सीबीएसई की 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षा बची हुई जो रही है उसकी तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच ये परीक्षाएं ली जाएंगी। 10वीं की परीक्षा सिर्फ नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के छात्रों को देनी होगी, जबकि 12वीं की बची हुई परीक्षाएं पूरे देश में आयोजित की जाएंगी। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने इसका ऐलान किया है। निशंक ने छात्रों को शुभकामनाएं भी दी हैं। हमने पहले भी कहा था कि आपको अच्छी सी तैयारी करिए। अब जो सीबीएसई बोर्ड के जो बचे हुए पेपर हैं, चाहे वो हाई स्कूल के हैं चाहे इंटर के हैं, वो बचे हुए जितने भी प्रश्न पत्र हैं वो 1 तारीख से और 15 जुलाई तक
1 जुलाई से 15 जुलाई तक ये पेपर आपके होंगे। यूपी में निवेश को बढ़ाने के लिए सरकार विदेशी कंपनियों के साथ लगातार संपर्क में है। एमएसएमई मंत्री और सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह ने ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चीन, जापान, अमेरिका और यूरोपियन कंपनियों से बात की है। प्रदेश में निवेश का माहौल बनाने के लिए योगी सरकार कई संभव प्रयास भी कर रही है। आज भी यूपी में विदेशी निवेश के लिए मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यूरोपियन बिजनेस ग्रुप के सदस्यों के साथ बात की और इसमें 5 राजदूत भी शामिल रहे। विदेशी सदस्यों ने योगी सरकार के श्रम कानून में रिफॉर्म के फैसले की सराहना की। आज यूरोपियन बिजनेस ग्रुप के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग थी और ये एक कड़ी है जिसको पहले अमेरिका के साथ की गई, फिर उसके बाद कल जापान से करी गई, उसके पहले कोरिया के साथ करी गई, आज यूरोपियन बिजनेस ग्रुप के साथ करी गई। और ये सब हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की जो उन्होंने लक्ष्य दिया है और उनकी प्रेरणा है, उसके तहत कि उत्तर प्रदेश में कैसे निवेश बढ़। और साधु संतों की सर्वोच्च संस्था अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखकर मठ और मंदिरों को खोलने की अब मांग की है। चिट्ठी में मांग की गई है कि जिस तरह जरूरी वस्तुओं की दुकानें खोलने की इजाजत दी गई है, उसी तरह देश भर में मंदिर और मठ भी खोलने की इजाजत दी जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लिखी चिट्ठी में परिषद ने कहा है कि अगर मंदिर खोलने की इजाजत दी जाती है तो मंदिर प्रबंधन और पुजारी सरकार और विश्व स्वास्थ्य संगठन के निर्देशों का पूरी तरह से पालन करेंगे। श्रद्धालुओं से दर्शन के लिए सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और हैंड सैनिटाइजर के इस्तेमाल जैसे नियमों का पालन भी कराया जाएगा। संतों की दलील है कि करीब 2 महीने से मंदिरों के बंद होने से पुजारियों और अन्य कर्मचारियों को वेतन देने और उनके भरण पोषण में परेशानी हो रही है। छोटे बड़े मंदिरों के खोलने की व्यवस्था की जाए और मंदिर की व्यवस्था जो भी देख रहे हों उनको भी यह निर्देश दें कि जो सरकार के कोरोना वायरस बचाव का नियम उसका पालन करें। एक बार पुनः हम अपने देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री एवं उत्तर प्रदेश के एवं सभी प्रांत के मुख्यमंत्रियों से मेरा निवेदन है कि आप लोग मंदिर छोटे बड़े हों, मठ मंदिर हों, वहाँ पे श्रद्धालुओं के लिए खोला जाए। संतों की चिट्ठी में यह भी लिखा गया है कि मंदिर खुलने से लोग दर्शनों को जाएंगे और अपने आराध्य से कोरोना खत्म करने की भी प्रार्थना करेंगे। और सनातन परंपरा में लोगों का ऐसा विश्वास है कि आराधना से लोगों के कष्ट दूर होंगे। प्रयागराज से न्यूज़ 18 के लिए सर्वेश दुबे की रिपोर्ट। अमेरिका में राष्ट्रीय प्रार्थना दिवस के मौके पर व्हाइट हाउस के रोज गार्डन में एक हिंदू पुजारी ने पवित्र वैदिक शांति पाठ कराया। ये शांति पाठ कोरोना वायरस वैश्विक महामारी से प्रभावित हर व्यक्ति के स्वास्थ्य, सुरक्षा और कुशलता के लिए किया गया। तो ये आप अनोखी तस्वीर देख रहे हैं। व्हाइट हाउस में वैदिक शांति पाठ, राष्ट्रपति ट्रंप भी यहां मौजूद थे इस मौके पर। Not at peace. The Shanti Path or the peace prayer is a prayer that does not seek worldly riches, success, fame, nor is it a prayer for any desire for heaven. It is a beautiful Hindu prayer for peace, Shanti. It's a Vedic prayer derived from the Yajurved. And the prayer goes, Om Dyor Shantirantariksha-gwam Shanti Prithvi Shanti Rapah Shanti Roshadaya Shanti Vanashpataya Shanti Vishwe Deva Shanti। यहाँ जारी है खबरों का सिलसिला। कुछ ही पलों में देखिए उत्तराखंड की खबरें।